तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम की कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 5 के आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका घर्षण कोण, और इसके बाद वाले टॉपिक में हम विराम कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आज के वीडियो में आपका घर्षण कोण और विराम कोण दोनों के दोनों कवर होने वाले हैं, और एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने घर्षण के प्रकार के बारे में सीखा था, जहां पे हमने 3 प्रकार के घर्षण पढ़े थे। पहला तो था स्थैतिक घर्षण, इसी को हम कहते हैं स्थितिज घर्षण कहते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। और तीसरा हमारा था गतिज घर्षण, गतिज घर्षण। अगर वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर है तो इस पर अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार का अगर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो पहले तो यह वस्तु इस बल का क्या करेगी? विरोध करेगी। इस बल का क्या करेगी? विरोध करेगी। यानी अगर इस पर कोई भी बाह्य बल लगाया जा रहा है तो यह वस्तु जब तक नहीं चलती है, एक बात क्लियर होती है कि यह वस्तु अगर इस पर लगाए गए बल का विरोध करती है और यह गति नहीं करती है तो इसके जितने भी घर्षण बल का मान होगा, यानी इस पर लगने वाले जितने भी घर्षण बल का मान होगा, वह F के क्या होगा? बराबर होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर यह वस्तु गति नहीं कर रही है तो इस पर लगने वाला जितना भी बाह्य बल होगा इस Fs के क्या होगा? बराबर होगा। तो बच्चों देखिए, घर्षण कोण को समझने के पहले आइए मैं एक आपको चित्र पे ले चलता हूं। इस चित्र को देख करके आप सबसे पहले समझेंगे कि इस वस्तु पर ये जो वस्तु यहाँ पर रखी गई है, मान लेते हैं कि ये कोई सतह है और इस सतह पर एक वस्तु को रखा गया है जो कि किस अवस्था में है? रेस्ट पोजीशन में है, विराम की अवस्था में है। तो इस वस्तु पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस वस्तु पर एक तो इसका भार बल काम करेगा जो कि इसके नीचे की ओर होगा, तो भार बल एक तो इसका mg होगा। अब यह वस्तु अगर रखी हुई है और पृथ्वी की सतह है ये मान लीजिए, और पृथ्वी की सतह पर अगर यह वस्तु रखी हुई है तो यह वस्तु क्या कर रही है? नीचे की ओर भार बल लगा रही है। और जब कभी कोई वस्तु नीचे की ओर भार बल लगाएगी तो भाई पृथ्वी को भी उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, प्रतिक्रिया बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल पढ़े हैं आप लोग। तो अगर यह वस्तु अपने भार के कारण पृथ्वी पर नीचे की ओर, इस सतह पर नीचे की ओर अगर भार बल आरोपित करती है तो पृथ्वी माता इस पर क्या करेंगी? प्रतिक्रिया बल आरोपित करेंगी, जो कि आपका क्या होगा? n, जो कि इसके विपरीत होगा। यह अगर नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो प्रतिक्रिया बल कहां कार्य करेगा? ऊपर की ओर, क्योंकि प्रतिक्रिया बल जो है हमेशा जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। अब एक कंडीशन इसमें और मान लेते हैं कि इस पर एक ऐसा बल कार्य कर रहा है, एक ऐसा बल लग रहा है जो कि वस्तु को आगे लेकर के जाने का प्रयास कर रहा है। यह एक बाह्य बल है। कौन सा बल है? बाह्य बल है। यानी कि इस वस्तु पर एक हम ऐसा बाह्य बल आरोपित करते हैं जो कि कहां क्या करना चाहता है? इस वस्तु को आगे लेकर के जाना चाहता है। तो अब देखिए, अगर बल इसको इस तरफ लग रहा है आगे की ओर, तब इसमें जो घर्षण बल होगा वह कहां लगेगा? वह पृष्ठ के कहां लगेगा? पीछे की ओर। क्योंकि घर्षण बल, अगर वस्तु आगे की ओर गति कर रही है तो घर्षण बल हमेशा किधर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा, जो कि उस वस्तु की गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी उस वस्तु को गति करने का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो अगर बल इधर लग रहा है, बाह्य बल इसका इधर लग रहा है, जो कि वस्तु को अगर आगे लेकर के जाना चाहता है, तो घर्षण बल इसके पीछे की ओर लेकर के आना चाहेगा। यानी इसके इस गति का, इस बल का क्या करेगा? विरोध करेगा। इतनी चीजें तो आप जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम से। और घर्षण बल हमेशा कहां लगता है? उस बल के कहां लगता है? विपरीत लगता है। अब अगर एक डायग्राम इसका हम और बनाएं और इसको थोड़ा सा हम व्यवस्थित क्रम में सभी चीजों को कर दें, तो ये मान लेते हैं हमारी सतह थी,
ये हमारी क्या थी, सतह थी। एक चीज हमने वेक्टर में पढ़ा है कि जैसे अगर कोई भी वेक्टर है, मान लेते हैं कि यह कोई एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम उठा करके, जैसे अगर यह हमारा वेक्टर है और यहां पे रखा हुआ है, तो इस वेक्टर को उठा करके हम यहां भी ले आ सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी, कहीं भी इसको हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, बशर्ते इसमें क्या होना चाहिए कि ये जिस कोण पर है, अगर ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे ही, मतलब कोण में अंतर बिना किए, बिना कोण में अंतर किए किसी भी वेक्टर को हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। जैसे एक प्रतिक्रिया बल ये n है, तो इसको हम इसके बिना दिशा में परिवर्तित किए, बिना इसके कोण में परिवर्तित किए, इसको हम कहीं भी किसी भी सतह पर मूव करा सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो इस सब बल को हम व्यवस्थित क्रम में करते हैं। ये इसका भार बल जो mg है, इसको यहां सेंटर से उठा करके थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहां लगा देते हैं, कौन सा बल, mg, भार बल हो गया। अब प्रतिक्रिया बल जो ऊपर है, इसको बिना कोण चेंज किए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आकर के यहां पे रख देते हैं, तो ये आपका हो गया प्रतिक्रिया बल n। देखिए किसी किसी बुक में जो है इस n को r भी लिखा होता है, तो परिणामी r से भी प्रदर्शित करते हैं और प्रतिक्रिया बल को n से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो n और r में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब दूसरी चीज कि एक बल इधर लग रहा है, इसमें भी बिना दिशा परिवर्तित किए इसको भी हम कहां कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं, बिना दिशा परिवर्तित किए इस बल को भी हम क्या कर देते हैं, F यहां कर देते हैं। अब इसमें अगर हम प्रतिक्रिया बल को देखें, तो प्रतिक्रिया बल तो आपका, सॉरी, यहां पे अगर घर्षण बल, इधर कौन सा बल लग रहा है आपका, घर्षण बल Fs या Fsm भी इसको लिख सकते हैं हम, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। तो अब इसको हम उठा करके कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, तो प्रतिक्रिया बल आपका कहां लग जाएगा, इस प्रकार से यहां पे लगेगा, कौन, F, S और M। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि हमें क्या करना है, FSM और N का क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। FSM और N का क्या करना है, परिणामी निकालना है। और हम जानते हैं कि एक सदिश आपका FSM है और दूसरा सदिश आपका N है। एक सदिश आपका FSM है और दूसरा सदिश क्या है, N है। यानी कि हमारे पास दो सदिश हैं जो कि एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं, जो कि क्या है, निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो हम पढ़े हैं सदिशों के चतुर्भुज योग संबंधी नियम, वह योग संबंधी नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की, अगर इससे हम ड्रा करें लाइन, तो क्या यहां पे समांतर चतुर्भुज बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है। तो कोई दो सदिश अगर इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को अगर व्यक्त करें, तो उन सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण, अब देखिए इसमें दो विकर्ण यहाँ पे बन सकता था, एक तो विकर्ण यहाँ से यहाँ तक चला जाता, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक। तो कंडीशन हमारे पास क्या था कि इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण उनका क्या कहलाता है, परिणामी कहलाता है और उनके योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं ये परिणामी क्या है, R है। यह परिणामी क्या है, R है। और यह R किसके बराबर है, N प्लस FSM के बराबर है, क्योंकि परिणामी जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये हमारे चतुर्भुज संबंधी योग का नियम बताता है। तो हमने क्या बताया, इसको हमने परिणामी बताया। इसको लिख भी सकते हैं कि जो R है वह क्या है, N व FSM का क्या है, परिणामी है, परिणामी है। ठीक है, अब देखिए इतना तक तो बात आ गई समझ में। अब ये जो आपका परिणामी बना, चाहे तो इसको आप नाम भी दे सकते हैं, नाम नहीं भी देंगे तो ऑलरेडी नाम इसमें है। तो अब देखिए जो हम क्या पढ़ रहे थे, घर्षण कोण। अब हमें समझना है घर्षण कोण का। तो जो यहां से FSM और N का जो परिणामी आया, FSM और N का जो परिणामी आया, उसके और प्रतिक्रिया बल N के मध्य जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, आपका घर्षण कोण कहलाता है। इसको मिटा दिया जाए, चलिए इसको रफ करता हूं। तो हमने क्या कहा कि घर्षण कोण
घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल के परिणामी और प्रतिक्रिया बल के मध्य का कोण क्या कहलाता है? आपका घर्षण कोण कहलाता है। तो यहां से अगर इसको हम नाम दे दें कि ए, बी, सी और डी, इसको नाम दे दें, तो यहां से अगर हम त्रिभुज को देखें, यहां से त्रिभुज कौन सा देखें? डी सी बी या बी सी डी। तो त्रिभुज अगर बी सी डी को देखा जाए से, त्रिभुज बी सी डी से, तो यह एक क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर यहां से हम क्या ले लें? टैन थीटा ले लें, तो टैन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखिए यहां से इसमें लंब क्या है? इसको अल्फा हम मान लेते हैं, क्योंकि घर्षण कोण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। तो यहां से आपका जो टैन अल्फा होगा वह क्या होगा? लंब क्या है? देखिए ये आपका कोण है, ये क्या है? कोण है। कोण के ठीक सामने वाली भुजा, ये जो कोण होता है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। कोण के ठीक सामने वाली भुजा कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जिस पर 90 डिग्री यानी कि ये वाला और कोण जिस पर टिका हो वह क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। लेकिन हमें जरूरत किससे है? लंब और आधार से। तो लंब यहाँ पे कौन सा है? लंब यहाँ पे DC है। लंब यहाँ पे DC है। और यह किसके बराबर है? DC किसके बराबर है? देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर है। और DC के किसके बराबर होगा भाई? यह किसके बराबर है? FSM के बराबर है। तो DC बराबर क्या हो जाएगा? यहां से एक बार लिख लेते हैं, DC बटे आधार कौन सा है आपका? BC। तो आधार आपका हो गया BC। तो यहां से tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? यह जो DC है इसके बराबर है और यह किसके बराबर है? FSM के बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा FSM और बटे में BC किसके बराबर है? ये तो आपका प्रतिक्रिया बल N है। तो ये आपका हो जाएगा N। अब देखिए हम लोग पिछले जो सीमांत घर्षण FSM क्या है? सीमांत घर्षण है। हम जानते हैं कि FSM यानी सीमांत घर्षण बल बराबर आपका होता है म्यू S इंटू में N, म्यू S इंटू में N। तो यहाँ पे मान रख देते हैं tan अल्फा इक्वल टू, इसमें लिख देंगे हम म्यू S इंटू में क्या लिख लेंगे? N और अपान हो जाएगा आपका N, N से N आपका कट जाएगा। यहाँ से आपका tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू S। इसको हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 बना लेंगे ताकि भविष्य में कभी आपके काम आ सके। घर्षण कोण की परिभाषा आप लिखेंगे, घर्षण कोण की आप परिभाषा लिखेंगे कि घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल के परिणामी और प्रतिक्रिया बल के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं। और घर्षण कोण जो tan अल्फा बराबर होता है वह किसके बराबर होता है? घर्षण गुणांक के बराबर होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं विराम। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है एंगल ऑफ रिपोज यानी कि विराम कोण। देखिए विराम कोण क्या होता है? हमने एक वस्तु ली, हमने क्या की? एक वस्तु ली, ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले लेते थे। अब इस वस्तु को हमने इस प्रकार से कोई एक वस्तु ले ली। अब इस वस्तु को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसका डायग्राम कि इस वस्तु को हमने क्या किया? जिस तल पर रखी थी उस तल से क्या किया? हमने धीरे धीरे इसके कोण को, जैसे यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, हमने इस कोण को धीरे से यहाँ तक उठाया, फिर ऐसे धीरे धीरे इस कोण को हमने क्या किया? उठाना शुरू किया। हमने क्या किया? उठाना शुरू किया। वस्तु हमारी किसी तल पे रखी थी, अब इसके कोण को हमने धीरे धीरे उठाना क्या किया? शुरू किया। तो देखिए एक ऐसा कंडीशन आएगा, इस वस्तु को अगर हम किसी एक बिंदु के परितः इस सतह से क्या करें? उठाते जाएं, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा कोण आएगा कि जिस कोण से यह वस्तु गति करना शुरू कर देगी। भाई ये वस्तु क्या की है? रेस्ट के पोजीशन में है, रुकी हुई है। लेकिन जब इस वस्तु के इस सतह के कोण को हम क्या करें? बढ़ाते जाएं, तो एक
कोण ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह वस्तु वहां से क्या करेगी, सरकना शुरू कर देगी। यह वस्तु यहां से सरकना क्या करेगी, शुरू कर देगी। और उसी कोण को हम क्या कहते हैं, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, यानी विराम कोण कहते हैं। फिर से एक बार कि अगर कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हुई है और उस सतह को हम किसी एक बिंदु के परितः क्या करें, उठाना शुरू करें, यानी इस कोण का मान बढ़ाना शुरू करें और बढ़ाते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उससे अगर थोड़ा सा भी अधिक कोण हुआ तो बस वस्तु गति कर देगी, यानी कि वस्तु गति करने ही वाली है। थोड़ा सा एक एंगल भी या 0.00001 एंगल भी अगर अधिक हुआ तो वस्तु क्या करना शुरू कर देगी, यहां से सरकना शुरू कर देगी। तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस थीटा को हम क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। तो हमने माना यहां पे कि ये जो कोण थीटा है, यह जो कोण थीटा है, वहां से अगर वस्तु को, इस थीटा से अगर वस्तु को थोड़ा सा भी अगर और उठा दिया जाए, यानी इस थीटा का मान अगर थोड़ा सा भी 0.1111 डिग्री भी अगर हम बढ़ा दें तो यह वस्तु यहां से क्या करेगी, सरकना शुरू कर देगी। तो यह थीटा जो है क्या कहलाएगा, विराम कोण कहलाएगा। अब इस वस्तु के स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। आइए, अब देखिए यहां पे वस्तु आ गई। अब इस वस्तु पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से इसका जो भार बल होगा यह इसके नीचे की ओर काम करेगा, जो कि क्या होगा, आपका mg होगा। इस वस्तु का जो भार बल होगा वह नीचे की ओर काम करेगा, mg। दूसरा, अगर भार बल नीचे की ओर लगता है तो उसमें एक प्रतिक्रिया बल भी लगेगा, जो कि कहाँ होगा, इसके केंद्र से जस्ट ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल भी लगेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, n। दूसरी चीज कि यह वस्तु आनत तल पर रखी हुई है, तो इस वस्तु की प्रवृत्ति कैसी होगी, नीचे सरकने की होगी। यह वस्तु कहाँ चाहेगी, नीचे सरकना चाहेगी। यह वस्तु नीचे की ओर सरकना चाहेगी, यानी इस पर जो बाह्य बल लग रहा है कहाँ खींच रहा है उसको, नीचे की ओर। तो अगर बाह्य बल नीचे की ओर खींच रहा है तो विरोधाभास वाला जो बल है, विरोधी बल जो है, वह उस वस्तु को तुरंत पकड़ लेगा, बोलेगा रुको कहाँ जाते हो। तो वह बल जो वस्तु के गति के विरोध में जो लगा वह आपका क्या होगा, घर्षण बल होगा, जो कि कहाँ लगेगा, हमेशा ऊपर की ओर लगेगा, जो कि हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अब तो देखिए इसी चित्र को अगर हम थोड़ा सा यहाँ जूम करके बनाएं तो इस प्रकार से आपका तल दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी वस्तु जो है रखी हुई है। यहाँ पे आपकी वस्तु क्या की गई है, रखी हुई है। और इस कोण का मान जो है कितना है, थीटा है। इस कोण का मान क्या है, थीटा है। और इसको अगर हम रियलाइज करें तो देखिए ये हमारा वेक्टर रहा, ये हमारा वेक्टर रहा। अब इसको बिना कोण बदले हुए इसका हम कहीं भी इसको ले जा करके इस ग्रीन बोर्ड पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसका बिना कोण एंगल बदले हम इसको कहीं भी घुमा सकते हैं। तो जो हमारा fs है वो यहाँ से हम मान ले रहे हैं इधर की ओर लग रहा है, क्या, fs लग रहा है। अब देखिए इसका जो प्रतिक्रिया बल है इस दिशा में है, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से यह लग रहा है प्रतिक्रिया बल n। प्रतिक्रिया बल कौन सा लग रहा है, n लग रहा है। और इसका भार बल हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर, जो कि क्या होगा, आपका mg होगा, जो कि हमेशा क्या होगा, आपका mg होगा। देखिए अगर हम चूंकि वस्तु नीचे की ओर तो खसक नहीं रही है, इसलिए इस पर नीचे की ओर लगने वाला बाह्य बल तो होगा नहीं, क्योंकि बाह्य बल कोई भी नहीं है, वस्तु रेस्ट की पोजीशन में है। लेकिन कंडीशन यहाँ इसके पास ये है कि अगर इस थीटा के मान को थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो यह वस्तु नीचे सरकना शुरू कर देगी। लेकिन हमने थीटा का मान बढ़ाया नहीं है, थीटा का मान उतना ही है। फिर भी वस्तु का गुण है जो कि वस्तु को खसकने नहीं दे रहा है, वह कौन से महानुभाव हैं, घर्षण बल है। कौन से महानुभाव हैं, घर्षण बल हैं, जो कि इस वस्तु को पकड़ के रखे हैं, इसको आगे की ओर खसकने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, घर्षण बल। अब अगर ये हमारा mg है तो ये थोड़ा सा
आपका कैलकुलेशन करने नहीं देगा क्योंकि ये टेढ़ा है। अब इसको सीधा करने के लिए इस mg का हम क्या कर लेंगे, घटक कर लेंगे। हमने वेक्टर में घटक करना आपको बताया था, घटक करना बताया था कि जैसे अगर ये कोई कोण है, ये कोई कोण है, ये मान लेते हैं कि सदिश वेक्टर a है, अगर इसका हम घटक करना है, हमें घटक करना है, तो एक घटक इसका क्षैतिज आएगा और दूसरा घटक इसका कहाँ जाएगा, समांतर जाएगा। दूसरा घटक कहाँ जाएगा, ऊर्ध्वाधर जाएगा। और जो घटक थीटा के साइड में रहेगा वह a के साथ लिखा जाएगा, किसके साथ, कॉस थीटा लिखा जाएगा। और जो थीटा के विपरीत रहेगा उसको a के साथ हम किस में लिखेंगे, साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार mg का घटक होगा, तो उसमें भी एक घटक तो क्षैतिज जाएगा और दूसरा घटक ऊर्ध्वाधर जाएगा। तो एक घटक तो इसका कहाँ जाएगा, ऐसे इस प्रकार से सीधे सीधे जाएगा, इस प्रकार से कहाँ जाएगा, सीधा सीधा जाएगा। और दूसरा घटक कहाँ जाएगा, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमें थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ से अगर ए बी सी को अगर देखें, ए बी सी को देखें और ये पॉइंट क्या रहा, डी रहा। अगर ए बी सी डी को देखें तो ये यहां से इस पर क्या है, लंब है। इसको थोड़ा सा हम आइए किनारे आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। देखिए मैं चाहूँ तो आपको रटवा दूंगा, कि ये थीटा है तो आप इसको भी थीटा समझ लीजिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो ये कोण थीटा कैसे होगा। आइए मैं उसी चीज को आपको क्या करता हूं, समझाता हूं। तो यहां पे देखिए, यहां पे इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ए बी और डी की बात कर रहे हैं। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी और डी की। अब त्रिभुज ए बी डी क्या है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है त्रिभुज, कुछ इस प्रकार से आपका त्रिभुज बना हुआ है ए बी डी है, तो इस प्रकार का, जहां की जिसमें कि ये कोण थीटा है और ये ए है आपका और ये बी है और ये आपका क्या है, डी है। इस प्रकार से है। यहां हम जान रहे हैं कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर के योग कितना होता है, 180 अंश, जिसमें से एक कोण तो है आपका 90 अंश। तो 90 अंश को निकाल दें तो कितना बच रहा है, 90 अंश बच रहा है। यानी कि अगर तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से एक कोण आपका कितने का है, 90 का है, तो ये जो दोनों कोण शेष बच रहे हैं वे कितने के होंगे, 90 के होंगे। क्योंकि 180 में से 90 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका, 90 बचेगा। तो ये दोनों मिलाकर के कितने होंगे, 90 होंगे। कितने होंगे, 90। अगर एक कोण 90 में से ही, अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण भाई 90 में से घटा के ही ना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये अगर थीटा है तो यह कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि ये वाला कोण आपका कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना भाई। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, तीनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए। तो ये 90 है, तो इन दोनों को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 90। तो चूंकि 90 में से ये थीटा तो ये अकेला है, तो 90 में से थीटा को निकाल दें, यानी 90 माइनस थीटा। तो ये कोण, इस कोण का मान कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब एक चीज और देखिएगा कि यहां से इस पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। यहां से भाई ये क्या है, सी क्या है, लंबवत है। तो इस पर क्या डाला गया है, इस पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, बिल्कुल डाला गया है। अगर लंब डाला गया है तो ये वाला पूरा वाला एंगल 90 अंश का होना चाहिए, क्योंकि लंब का मतलब ही होता है एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन अगर हो जाए, यानी लंब हो जाए, तो यहाँ पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ टोटल कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अब ये पूरा बड़ा वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और इसमें से हम जान रहे हैं कि इस छोटे में से कितने का है, 90 माइनस थीटा। ये छोटा वाला एंगल कितने का है, 90 माइनस थीटा। तो इस वाले कोण की, अगर इस वाले कोण का मान निकाला जाए तो इस बड़े वाले कोण में से, इस पूरे कोण में से इसको अगर हम घटा दें, इसको अगर हम निकाल दें, तो हमारे पास यही तो बचेगा ना। फिर से एक बार कि ये पूरा 90 अंश का है और ये आपका 90 माइनस थीटा है। तो
अगर इस 90 में से इस 90 माइनस थीटा को इधर वाला हटा दें, अगर इधर वाला घटा दें तो यही तो बचेगा। तो यानी इस 90 में से इस छोटे वाले को हमें क्या करना है, घटाना है, यानी माइनस करना है 90, और माइनस का चिन्ह लगेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, थीटा। तो यह कोण कितने का अंश का है, थीटा अंश का है। ऐसे भी समझ लीजिए कि यह पूरा 90 अंश का है, यह 90 में से थीटा कम है, तो 90 में से हम 90 में से थीटा कम को घटाएंगे तो हमारा ऑलरेडी क्या बचेगा, थीटा बचेगा। यानी कि अब आप क्या करें, ये सबको भूल जाएं, इन सबको क्या करें, आप भूल जाएं, और आपको जिससे काम है सिर्फ उसको याद रखें। ऐसा नहीं है कंसेप्ट भूल जाएं, आप इन सबको भूल जाएं अभी फिलहाल, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। अब यह कोण हमारा थीटा है। हम क्या कर रहे थे, इस mg का हमने घटक किया, इस mg का घटक किया, और हम जानते हैं कभी भी हम दो वेक्टर का अगर किसी वेक्टर a का घटक करते हैं तो थीटा के साइड में हमेशा क्या आता है, जिसका भी घटक करते हैं उसके साथ cos को लिखा जाता है, cos थीटा, और थीटा के विपरीत जिसका भी घटक किया जाता है उसके साथ sin थीटा लिखा जाता है। तो ये चूंकि थीटा के साइड है तो ये वाला घटक क्या होगा, जिसका घटक किया जाता है, किसका घटक किए हैं, यहाँ पे a का घटक किए थे, यहाँ mg का घटक किए थे, चूंकि थीटा के साइड का है इसलिए इसके साथ क्या लिखा जाएगा, cos थीटा लिखा जाएगा, और ये एंगल थीटा के विपरीत का है इसलिए इसके साथ mg sin थीटा लिखा जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब देखिए इसको मैं मिटाता हूं और आगे अपना डेरिवेशन शुरू करेंगे। अब देखिए अगर वस्तु क्या है, साम्यावस्था में है, साम्यावस्था, या इसको हम कहेंगे संतुलन में है, यानी कि वस्तु अगर आगे पीछे गति नहीं कर रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं गति नहीं कर रही है, रुकी हुई है, यानी उस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग क्या है, शून्य है, अर्थात संतुलन में है। तो अगर संतुलन में है तो यह Fs जो है यह किसके बराबर होगा भाई, यह बल जो है इसके बराबर होगा, तभी न वस्तु, अगर ये बल इससे ज्यादा हो जाए तो वस्तु ऊपर की ओर जाने लगे, और यह बल इससे अगर ज्यादा हो जाए तो वस्तु नीचे की ओर खसकने लगे। यानी कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई बल अगर कम और ज्यादा होता तो वस्तु गति करना स्वाभाविक था, लेकिन वस्तु अगर गति नहीं कर रही है तो इधर से इसको जितना खींचा जा रहा है, इधर से जितना खींचा जा रहा है नीचे के तरफ, उतना ही ऊपर से खींचना पड़ेगा, तब ना वस्तु रुकी रहेगी। यानी कि जितना बल Fs जितनी बल से उधर खींच रहा है, ठीक उतना ही बल से mg sin थीटा भी इसको इधर खींच रहा है, और वस्तु क्या हुई है, रुकी हुई है। यानी Fs किसके बराबर है, mg sin थीटा के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 था वो, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसके पहले वाला 1 था घर्षण कोण वाला, और इसमें दूसरा बल अगर हम मान लेते हैं कि ये देखिए एकदम सीधा है और यह इसका जस्ट उल्टा है। अब चूंकि वस्तु अगर यन प्रतिक्रिया बल n ज्यादा हो जाए तो वस्तु ऊपर की ओर उठने लगे, अगर mg cos थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो वस्तु नीचे की ओर जाने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पिंड कैसा है, संतुलन की अवस्था में है, वस्तु कैसी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, यानी यह यन इसके क्या होगा, बराबर होगा, यानी n का जो मान होगा mg cos थीटा के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3, और हम करते हैं क्या, समीकरण 2 व 3 का हम क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं। समीकरण 2 और 3 का हम क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं। तो अगर भाग करा देंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा Fs/n, और राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा mg sin थीटा बटे mg cos थीटा। यहाँ से mg से mg आपका कट जाएगा, और sin और cos किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। Fs का फार्मूला हम जानते हैं म्यू s इंटू n होता है, और में n है, n से n कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू s। और अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने पढ़ा था घर्षण कोण में कि tan अल्फा बराबर म्यू s, जिसको हमने बताया था समीकरण नंबर 1, हमने पढ़ा है अभी। अब यहां से अगर देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है,
समीकरण 1 है tan अल्फा बराबर म्यू एस। तो अगर समीकरण 4 देखें तो म्यू एस किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो इस म्यू एस के जगह पे हम इस म्यू एस का मान तो रख ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर म्यू एस का मान कितना है, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी कि आपका अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। कहने का आशय यहाँ ये है, अल्फा क्या है, अल्फा आपका है घर्षण कोण, थीटा क्या है, विराम कोण। थीटा क्या है आपका विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज है, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर है एंगल ऑफ रिपोज की, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, यही देखिए इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है कि जितना घर्षण कोण रहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहता है, ठीक उतने ही कोण को अगर हम कोण पर किसी वस्तु को अगर रख दें तो वह वस्तु वहां से फिसलेगी नहीं, और वही आपका क्या हो जाएगा, विराम कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। इस पार्ट का एक टॉपिक और रह गया है, एक वीडियो इसके थ्योरी से संबंधित और आएगा, फिर हम इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नावली को भी हल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।